behalf of the entire country, on behalf of all the Bhutanese people, I wish to offer our congratulations, our heartiest congratulations to Prime Minister Narendra Modi ji for receiving Bhutan's highest civilian award. मोदी साहब के लिए उन्होंने नगमा गाया, वहां पे गारबा उन्होंने सॉन्ग गाया जो, और लेकिन मोदी साहब ने खुद लिखा हुआ था। मोदी साहब ने अपना पूरा टेन्योर गुजारा और कामयाबी से गुजारा और कामयाब हिंदुस्तान को लीड कर रहे हैं। हम 76 साल से अमेरिकी गाड़ियां, मर्सिडीजें, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, लैंड क्रूजर अभी आ गई हैं, अभी को डाले। हमने हमेशा फॉरेन इंपोर्टेड लग्जरी गाड़ियां 76 साल से इस्तेमाल करे उधार के पैसे पे, और हिंदुस्तान के पैसे कमाने के बावजूद वो लोग जो इस पोजीशन पे पहुंचे, अभी भी जो गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी मेड इन इंडिया ही इस्तेमाल कर रहे हैं। নমস্কার বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর এখন এটাই, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উনি পৌঁছে গেছেন ভুটানে 2 দিনের ভিজিটে। হ্যাঁ বন্ধুরা, 2 দিনের ভিজিটে গিয়ে ওনাকে ভুটান থেকে সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে। আপনারা জানেন হয়তো পৃথিবীর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একমাত্র মন্ত্রী যিনাকে এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি দেশে সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত করেছে। জানি না কতগুলো, বাট আমার মনে হয় সব থেকে বেশি। যেটা হোক, আপনারা একবার সার্চ করে দেখে নিতে পারেন। কিন্তু এখন এই বিষয়টাকে নিয়েও পাকিস্তানের ভেতরে জ্বলন। সবকিছুতে তারা পাকিস্তান ভারতের সাথে কম্পিটিশন করে। আমার মনে হয় না ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মতো পাকিস্তানের কোনো প্রধানমন্ত্রী আছে যিনাকে কেউ এরকম টাইপের সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে সম্মান করেছে। হ্যাঁ, যদিও দিয়ে থাকে হয়তোবা সৌদি আরব বা আমির আমিরাত, তার উপরে হয়তো কেউ নেই। বাট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেখানে গেছে সেই দেশেরই সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে ওনাকে। তার থেকে বড় কথা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন ওই এয়ারপোর্টে পৌঁছায়, মানে ভুটানে, তখন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জড়িয়ে ধরে। যে দৃশ্যটি ছিল সত্যি দেখবার মতো। পুরো বিষয়টিকে নিয়ে পাকিস্তান মিডিয়াতে কি চলছে, আগে ভিডিও ক্লিপটি দেখে নিন পুরো। अपनी टाटा को ट्रक का कारोबार देंगे, जीपे अगर वो बना रहे हैं, थार मार, ये वो जो भी आपको नजर आएगा, उनका लग्जरी व्हीकल या सरकार पुलिस इस्तेमाल करिए, फौज इस्तेमाल करिए, उनकी अपनी है। उनके सरकारी मिनिस्टर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गाड़ियां उनकी अपनी आपको मेड इन इंडिया नजर आएंगी वहां पे। ठीक है सर। हाँ, अगर वो अब आ गए, बहुत ज्यादा उन्होंने कमा लिया है, तो वो चलो टोयोटा फॉर्च्यूनर वगैरह पर आ गए। हम तो 76 साल से यही काम करें। अय्याशी हमारी उधार के पैसे पे मुक्ति नहीं है, उधार के पैसे बढ़ते चले जाते हैं। एक मिसाल बहुत जोर की, दूसरी तरफ इसी से रिलेटेड यहाँ पे देखें सर यहाँ पे वो IMF की टीम आई हुई थी, उसने ओरी डॉलिंग से पूछा, आपका जो नया फाइनेंस मिनिस्टर है औरंगजेब, उसने कहा यार ये सुबह से जो है ना, ओरी ये सुबह से ऊपर से जहाज उड़ रहे हैं तुम्हारे, और ये 5वीं दफा जो है ना, ये इस टाइम के ऊपर गया, 5वीं दफा रात तक तुम इनको उड़ा रहे हो, तो ये तुम खर्चा इतना कर रहे हो, ये कहां से कर रहे हो पहली बात। और अपने एक फौज का खर्चा तो बताओ, ये तो खर्चा है ही नहीं। इनको अगर पता चल जाए कि कोर कमांडर हाउस है, सीएस सेक्रेटरिएट, और इनके ब्लैक फंड्स कितने हैं, उनके खर्चे कितने हैं, और कितना पैसा ये जो एंटरटेनमेंट फंड के नाम के ऊपर उड़ा देते हैं, कितना फंड पैसा जो है ये दरमियान में 2 नंबर कार्रवाइयों के ऊपर उड़ा देते हैं, इनके लिए तो कोई मैटर ही नहीं करती ये चीजें। सर लेटेस्ट मिसाल देता हूँ, शोबाज गया आर्मी चीफ से मिलने, वहां पे उसके लिए एक स्पेशल चेयर रखी गई थी, वो कोई 15-16 लाख की चेयर इंपोर्ट की हुई थी उन्होंने। उसने कहा जी ये कुर्सी बड़ी फिट है, PM हाउस में भी 16-17 कुर्सियां मंगा लो। 18-18 लाख की गलबन एक कुर्सी थी, या 16 से 18 लाख के दरमियान। आपकी ये याशी तो मुक्ति नहीं है यार, ये तो छोटी सी चीज है सर जी, ये तो छोटी सी चीज है कि तुम कर जाओ अपना तोड़ दो पाकिस्तान, लेकिन तुम हमसे पहले ये साइन करो कि ये हमारा बनता है खाता, इतना शेयर बनता है, ये तुम दोगे, इन ये माइंस हमारे वाले करोगे इस कंपनी की, बस ठीक है, वो तय हो जाता है। वो लोग ये काम करते हैं बेसिकली सर। कन्फेशंस ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक हिटमैन, आप इकोनॉमी की बात करें, जॉन फॉक्टर्स की बुक है, इसी तरह तो कहा है कि इसी तरह इनको तोड़ते हैं मुल्कों को, इनको पहले कर्जे के बोझ में दबा देते हैं, उसके बाद इनको अपनी मर्जी के साथ चप्पू पर चला देते हैं। यहाँ पर हमारी आवाम को तो ये पता है, यहाँ पर पॉलिटिशियन ने ये बताया है, मीडिया वाले ये बताते हैं कि ये तो अल्लाह के नाम पर बना, ये तो क़यामत तक कायम रहने वाला मुल्क है। अब आपको लगता है कि आंखें खोलने का टाइम आ गया, आवाम को सच्चाई बताने का टाइम आ गया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये भी फरमाते हैं ना कि आपके अपने आप ने बदलना है तो खुद बदलो, जब तक खुद नहीं बदलोगे तो मैं आपको नहीं बदल सकता। पाकिस्तान ने क्या किया इस्लाम के साथ? मैं डॉक्टर सहमद का एक वीडियो देख रहा था, उस डॉक्टर सहमद कहते हैं कि हम रो रो कर, बच्चे बूढ़े सब रो करते कि अल्लाह पाकिस्तान को आज़ाद करो, हम शरीयत नाफिज करेंगे। क्या पाकिस्तान में शरीयत आपको नज़र आ रही? हमें तो इस चीज़ की बुनियाद पर शर्म आनी चाहिए कि भाई आप एक इस्लामिक मुल्क नाते होते हुए, मेरा दोस्त मुझसे कहते कि इस्लामिक स्टेट, मैं कहता हूँ इस्लामिक स्टेट किधर है? भाई यार, यहाँ पर मैं आपको फिर रोकना चाहूँगा
कि जब ये मुल्क बना था तो हमारे कायद ने, जिसे हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं, उन्होंने ये कहा था कि भाई पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट है। जब सेकुलर ही करनी थी तो आपने हिंदुस्तान से हमें अलग क्यों किया? आज जो मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अगर इकोनॉमिकल लिहाज से देखा जाए तो मुसलमान जो यहाँ से पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में खुश होंगे? अगर मेरी बात सॉरी टू से किसी को बुरी लगी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपने कहा कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर सेकुलर स्टेट बनना चाहिए। कायद आज़म एक किताब है जिसका नाम है तकारीर और स्टेट स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स ऑफ कायद आज़म। आप उनको पढ़े, उसने कभी भी ये सेकुलर लफ्ज़ इस सेंस पर इस्तेमाल नहीं किया। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई उसको कहने दो। कायद आज़म का जितने भी आप स्पीचेस उठाए ना, उसने जब मीदुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त जो स्पीच किया था, अलीगढ़ में किया था, उसके अलावा इस्लामिया कॉलेज में एक स्टूडेंट जाके उसे पूछता है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, वो क्या जवाब देता है कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं है भाई, कुरान और सुन्नत ऑलरेडी आपके पास है। भूटान का विजिट करते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भूटान के किंग की तरफ से द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। अब आप कहेंगे कि ये कोई इतनी बड़ी खबर इसलिए नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब को तो दुबई में भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, उनको तो सऊदी अरेबिया में भी हाथों हाथ लिया गया, वहां से भी सिविलियन अवार्ड मिला। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा, बहुत अहम जेस्चर है भूटान की तरफ से। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि नरेंद्र मोदी साहब, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो फर्स्ट फॉरेन नेशनल हैं जिनको भूटान के किंग ने पर्सनल डिनर पर इनवाइट किया। नंबर 2, ये नंबर 1 मैंने आपको बताया। नंबर 2, सिविलियन जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया गया है, वो फर्स्ट टाइम किसी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मिला है। ये इंडिया का पहला वजीर आजम, पहला प्रधानमंत्री है जिनको भूटान की तरफ से ये दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। और इसकी तीसरा जो स्टेप है, जो तीसरा पॉइंट है, वो भी बहुत अहम है, और वो ये है कि भूटान का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फर्स्ट टाइम किसी फॉरेन नेशनल को दिया गया है। तो अगर तो हम इसको सिर्फ इस तरह देखते कि भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत के वजीर आजम को दिया गया तो शायद ये इतनी बड़ी खबर नहीं है। लेकिन जब हम इसको ये देखते हैं कि क्योंकि वो इसलिए इतनी बड़ी खबर नहीं है कि उनको इससे पहले इससे बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं, अरब कंट्रीज से ये वाले अवार्ड्स मिल चुके हैं, और जिनको अमेरिका का सदर कह रहा हो कि मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का वजीर आजम कह रहा हो कि तुम मेरे बॉस हो, तो उसके लिए फिर ऐसा लगता है अच्छा भूटान ने अगर अवार्ड दे दिया तो कौन सी बड़ी बात। इसको इतने आराम से जो है वो नहीं देखा जा सकता कि हाँ जी ठीक है, इतने बड़े बड़े कंट्रीज में वो जाते हैं, उनके पास किसी के यहाँ जाना या उनके घर में किसी का आना कौन सी बड़ी बात है जो आप इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी अहम। तो देखुन बंधुरा, আপনারা জানেন ভারতের সবকিছুতে জ্বলন হয় পাকিস্তানের। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 2 দিনের ভিজিট ভুটানে গিয়ে সেখানকার মানুষগুলো ভালোবাসার প্রতি ভালোবাসা, আর তাদের যে ভুটানের মানুষগুলো ভারতের প্রতি ভালোবাসার সম্মান দেখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুগ্ধ হয়ে যায়। তাই তিনি এখানে স্পিচ মানে স্টেটমেন্ট দেওয়ার সময় বা ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি ভুটানের জন্য 10,000 কোটি টাকার ঘোষণা করে দিয়েছে সেখানকার উন্নতির স্বার্থে। হ্যাঁ বন্ধুরা, তো বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানান, আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।